अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद होंगी। आज ही हम लोग CS621 का वीक 2 करें। वीक 1 हम कंप्लीट कर चुके थे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। वीक 2 के अंदर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर की, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग है क्या। जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, तो हमें पता ये चला कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो एक कलेक्शन है इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स की, जो कि आपके पास या किसी यूजर के सामने अपीयर होते हैं एज अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। अगर हम बात करते हैं ना प्रॉपर इसकी वर्डिंग के साथ, तो हमें पता चला कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर that appear to its user as a single coherent system। डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटर के अंदर, या यूँ कह लें कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑटोनोमस कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि आपके सामने यूज़र के सामने एज अ सिंगल सिस्टम आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर शेयर मेमोरी नहीं होती। कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू मैसेज पासिंग। एक सिंगल टास्क जो डिवाइड हो जाता है ना डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ, वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर के अंदर होता है। अब इसमें हम देखते हैं तो हमें पता चला कि ये जो इसके यूजेस और कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को लेके चल रहे होते हैं, फिजिकली सेपरेट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को लेके चल रहे होते हैं। फर्स्ट वन होता है ग्रिड कंप्यूटिंग, सेकंड वन होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। जब हम देखते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाई यूज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर, पहले आपके पास आया था कि पैरेलल कंप्यूटिंग को क्यों यूज करना चाहिए। अब अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर को क्यों यूज करना चाहिए, तो आप लिखोगे हेट्रोजेनिटी की वजह से। हेट्रोजेनिटी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम इंटरनेट जो होता है वो अनेबल कर देता है यूजर को कि वो असेस कर सके सर्विसेज और रन कर सके एप्लीकेशंस को ओवर हेट्रोजेनियस कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क। इसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी आपके पास आता है। अब जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को हम देखते हैं तो हमें पता चला कि ये जो होते हैं ये यूजर्स को एप्लीकेशंस को रन करने में, या यूं कह ले कि ये ऐसे होते हैं कि आपके सामने एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम को लेके आते हैं। लाइक आप उसे कह सकते हो ट्रांसपेरेंट कंप्यूटर को आपके सामने लेके आते हैं, जिसकी मदद से यूजर जो होता है वो खुद एप्लीकेशंस को रन करता है, उन्हें मैनेज करने की सलाहियत रखता है। ओपननेस, अब एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो होता है वो उसे हम ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स कहते हैं। जब सिस्टम जो होता है जो ऑफर कर रहा होता है ना सर्विसेज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रूल, तो वो सिंटैक्स और सिमेंटिक दोनों सर्विसेज दे रहा होता है, तो हम इसे ओपन सर्विसेज कह दिया हमने। फिर इसकी रेजिडेंसी हमारे पास आ जाती है। जब मल्टीपल कंप्यूटर्स यूज हो रहे होते हैं तो रिडंडेंस जो है ना आपकी इम्प्लीमेंट कर रही होती है, इंश्योर कर रहा होता है कि आपके पास सिंगल फेलियर जो होता है वो इक्वेट ना कर सके सिस्टम वाइड फेलियर को। यानी कि अगर एक कंप्यूटर है वो उसके अंदर फेलियर अक्कर हो गया तो वो पूरे सिस्टम को शट डाउन ना करे, वो उस पर वर्क कर रहा होता है। स्केलेबिलिटी आपके पास आ गई। स्केलेबिलिटी के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि एटलीस्ट 3 डिफरेंट डायमेंशंस को लेके चल रहे होते हैं। फर्स्ट डायमेंशन आपके पास आती है कि वो स्केलेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइज, जियोग्राफिकली स्केलेबल सिस्टम होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेबल होगा, यानी कि रिस्पेक्ट टू साइज, जियोग्राफी और एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके बाद ही रिसोर्स एक्सेसिबिलिटी आ जाती है, फिर कॉन्करेंसी आ जाती है। जब हम प्रोग्राम्स की बात करते हैं शेयरिंग डेटा को लेकर, तो हमारे दिमाग में फौरन से आता है कि वो कंट्रोल प्रोग्राम होंगे। अब वो जो कंट्रोल प्रोग्राम होते हैं वो सिग्नलाइजेशन मैकेनिज्म को लेके चलते हैं, जिनके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन और ट्रांसैक्शंस हो रही होती हैं। इसके बाद इसके अंदर आता है फॉल्ट टॉलरेंस एरर रिकवरी। फॉल्ट टॉलरेंस जो है वो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिज़ाइन के अंदर। जब हम सिस्टम को देखते हैं उसके अंदर फास्ट टॉलरेंट है, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फेलियर। अगर फेल हो भी गया तो भी हम वर्क उस पर कर सकते हैं। इसके बाद ही हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अब पैरेलल कंप्यूटर क्या करता है, वो कर देगा कि बहुत सारे परफॉर्म करेगा
ऑपरेशन सिमिल्टेनियसली, क्योंकि हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर क्या करता है, ये सिस्टम कंपोनेंट्स को डिफरेंट लोकेशन पर लोकेट करता है। सिंगल कंप्यूटर रिक्वायर होता है पैरेलल कंप्यूटर के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए मल्टीपल कंप्यूटर्स यूज हो रहे होते हैं। मल्टीपल प्रोसेसर यूज हो रहे होते हैं जो कि मल्टीपल ऑपरेशन कर रहे होते हैं पैरेलल के अंदर। ऑन द अदर हैंड डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो मल्टीपल परफॉर्म ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। प्रोसेसर जो होता है वो कम्युनिकेट करता है एक दूसरे के साथ थ्रू बस, और डिस्ट्रीब्यूटेड करता है थ्रू मैसेज पासिंग, और इम्प्रूव करेगा सिस्टम को परफॉर्मेंस को पैरेलल। अब डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो इम्प्रूव करेगा सिस्टम की स्केलेबिलिटी को, फॉल्ट टॉलरेंस को, रिसोर्स शेयर कैपेबिलिटी को। अगर हम एप्लीकेशन देखें ना पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की, तो हमारे सामने आता है साइंस। साइंस के अंदर ग्लोबल, अगर आप बात करो ग्लोबल क्लाइमेट मॉडलिंग हो रही होती है, बायो के अंदर, जीनोमिक के अंदर, प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर, ड्रग डिज़ाइन के अंदर ये दोनों प्रोसेस यूज हो रहे होते हैं। इंजीनियरिंग आ गया, सेमीकंडक्टर आपके पास डिज़ाइंस होते हैं, अर्थक्वेक के बारे में पता चल रहा होता है, स्ट्रक्चर मॉडलिंग हो रही होती है, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटेड और पैरेलल कंप्यूटिंग की हेल्प से हो रहे होते हैं। बिजनेस के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मॉडलिंग हो रही होती है। डिफेंस के अंदर अगर हम देखें तो हम न्यूक्लियर वेपन्स लेके जा रहे होते हैं। देखिए जब टेस्ट हो रहे होते हैं ना सिमुलेशंस के, वो इसी प्रोग्राम की बेस पे हो रहे होते हैं। इसके बाद ही आपके पास क्रिप्टोग्राफी आता है। नेक्स्ट आपके पास जो इसकी एप्लीकेशन आती है दैट इज P2P नेटवर्क। अब P2P नेटवर्क की एग्जांपल्स हमारे पास आएंगे eDonkey, BitTorrent और स्काई। फिर आपके पास गूगल आ जाती है। इसमें हम बात करते हैं 1500 प्लस लिनक्स मशीन्स जो हो रही होती हैं बिहाइंड गूगल सर्च इंजन। अब देखिए इतने सारे इसने बेनिफिट्स दिए तो लाजिम सी बात है कुछ इसमें फेलियर्स भी होंगे, प्रॉब्लम्स भी होंगे, इश्यूज भी होंगे। तो वो क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर? फेलियर हैंडलिंग, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं ना कि कोई प्रोग्राम फेल हो गया तो एक मेजर प्रॉब्लम है, तो हम बहुत सारे प्रोसेसर यूज कर रहे होते हैं, बहुत सारे यूजर्स होते हैं। अब यहाँ पे ना प्रोग्राम के फेल के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। स्केलेबिलिटी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो होता है वो स्केल्ड होता है, इसमें सेवरल फैक्टर्स यूज हो रहे होते हैं, जैसे कि आप बात कर सकते हो किसी भी अकाउंट के साइज, जियोग्राफी और एडमिनिस्ट्रेशन की। अब ये प्रॉब्लम जो होंगे ओवरलोडिंग हो गई, कंट्रोल खत्म हो गया, रिलायबिलिटी हो गया। अब आजकल आपके ना वो चल रहा होता है ना कि मोबाइल पर आपका मोबाइल खुद से वर्क करना स्टार्ट कर देता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की वजह से हो रहा होता है, यानी इसकी स्केलेबिलिटी का इशू आ रहा होता है। सिक्योरिटी, अब देखिए जब कनेक्टिविटी ज़्यादा है, शेयरिंग ज़्यादा है, तो सिक्योरिटी जो है वो ज़रूरत तो है कि बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं तो बहुत सारी अनवांटेड कम्युनिकेशन हो रही होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक जंक आ रहे होते हैं जिन्हें हम अच्छा इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल को हम कहते हैं स्पैम। स्पैम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल। फिर आपके पास आ जाता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो कि इंजीनियर्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को लेके चल रहे होते हैं तो वो फेस करते हैं। सिंक्रोनाइजिंग कंप्यूटिंग, अब इसमें हो क्या रहा होता है, इसमें थाउजेंड ऑफ कंपोनेंट्स यूज हो रहे होते हैं। अब जब हम बात करते हैं ना करंट मेथड की सिंक्रोनाइजेशन को लेकर, तुम्हारे सामने जो आता है वो सेमाफोर हो गया, मॉनिटर्स हो गए, बैरियर्स हो गए। इसके बाद ही हम देखते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। अब रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जिसके ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं अगर हम देखें ना तो इसके हमें पता चलता है कि डिफरेंट प्लेस कहाँ लोकेट है। राउटिंग का इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है कम्युनिकेशन एंड लेटेंसी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आप मेरी वीडियोस देखने बाद A+ लेंगे, एक ग्रेड होगा आपका इस सब्जेक्ट के अंदर, बिकॉज हर इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं इतना आसानी से आपको कर देती हूँ कि आप आसानी से वो अटैम्प्ट कर सकते हो। पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एफर्ट।
नेक्स्ट है और लास्ट में आपके पास आ जाता है डिकम्पोजिशन, कम्युनिकेशन मेथड। तो ये सारे प्रोसेस आपके पास आ रहे होते हैं। इन्हें समझाने का मकसद ये था कि अगर आपके 5 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन आता है ना, तो यार आपने नहीं लिखनी। मैं आपको बता देती हूँ इसका। आपके पास क्वेश्चन आता है जी, पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के इश्यूज बताएं। तो आप लिखोगे फेलियर हैंडलिंग, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, रिसोर्सेज मैनेजमेंट। 5 मार्क्स क्वेश्चन होता है, आपको 5 पॉइंट आने चाहिए। ये समझाया इसलिए कि अगर आपका अलग से आ जाता है जी बताएं जी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ थी। तो इसलिए मैंने आपको इसका सारा प्रोसेस बताया। अगर आगे आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर एफर्ट्स क्या थी। तो हमारे पास जी दो तरह की आती हैं, दो तरह के इशू आ जाते हैं, डिकम्पोजिशन और कम्युनिकेशन। डिकम्पोजिशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिवाइड करता है प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस को इनटू पार्ट्स, यानी इन्हें ब्रोक डाउन कर देता है। लॉजिकल एरियाज हो गए, लॉजिकल रिसोर्सेज हो गए। कम्युनिकेशंस के अंदर हम बात करते हैं कि डिज़ाइनिंग पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को कैसे हम इशू को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन, जब हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं ना किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ एक ही प्रॉब्लम को लेकर, तो हम कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। याद रखें, when multiple component of software are working on the same problem they must be coordinate, the component order of execution must be coordinate। तो देखते हैं तो हमें पता चला कि जितने भी स्टार्ट पार्ट्स हैं ना वो सारे सारे सेम टाइम पे होने चाहिए, वो सेम वर्क कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि कितना वर्क हो चुका। तो ये था जी वीक 2। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।